हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर नॉर्मली ये वीडियो स्पेशली एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 स्टूडेंट्स के लिए है। वैल्यूएशन ऑफ अमलगमेशन जो आपका चैप्टर है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरा बता दिया है। मनन प्रकाशन की बुक से ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर, देन नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नॉर्मली द वैल्यू ऑफ शेयर इज ascertained फ्रॉम द मार्केट प्राइस क्वाइट द ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। Sometime however share valuation has to be done by independent valuer. Share of limited company are required to be valued on many occasions. अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अब ये चीज़ें क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ, इसकी तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हम अमलगमेशन करते हैं या मर्जर करते हैं कंपनी का, है ना, लिक्विडेशन होता है, तब हमें बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये वैल्यूएशन शेयर जो होता है वो मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज का रहता है कि कैसे कितना है शेयर का वैल्यूएशन कितना होगा। ये सब वैल्यू वगैरह जो होती हैं लिमिटेड शेयर ऑफ लिमिटेड कंपनी की जो रिक्वायर होती हैं वो टाइम पे होती है। जैसे कि सेल और परचेस ऑफ शेयर प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी जो होगी जिसका हुज शेयर आर नॉट क्वाइट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर वगैरह तो स्टॉक एक्सचेंज में होगा नहीं इतना। सेल और परचेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शेयर, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर हैं तो उसमें कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी वर्क करेगी, ठीक है। देन अगर सेल एंटायर कंपनी अमलगमेशन विथ एब्जॉर्प्शन बाय अदर कंपनी टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट, तो अगर ऐसा टाइप का सिचुएशन होता है कि सिर्फ मतलब पूरी की पूरी कंपनी एंटायर कंपनी बिक रही है, तो उस टाइम पे अमलगमेशन के थ्रू बिक रही है या फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू बिक रही है या फिर टेक ओवर किया जा रहा है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट करती है। कन्वर्जन ऑन वन क्लास ऑफ शेयर इनटू अनदर, तो कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन इनटू इक्विटी शेयर, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट हेल्ड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द लाइबिलिटी, तो अगर लाइबिलिटी वगैरह में ध्यान दिया जाए तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू देखा जाता है कि रिगार्डिंग द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर की कितना है। वेल्थ टैक्स एक्ट के थ्रू देखा जाता है कि रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी। गिफ्ट टैक्स एक्ट के थ्रू देखा जाता है कि रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ गिफ्ट, अगर सपोज क्या होता है कि गिफ्ट में भी शेयर दे दिए जाते हैं, तो सारी चीज़ें देखी जाती है। देन सेवन चीज़ ये है कि असेटिंग द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफर सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन की, जैसे शेयर में भी वैल्यू नेट एसेट मेथड या यील्ड मेथड, दो मेथड के थ्रू ये किया जाता है। पहले बात करते हैं नेट एसेट मेथड की। तो नेट एसेट मेथड जो होता है उसे हम एसेट बैकिंग भी बोलते हैं या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान दीजिएगा। नेट एसेट मेथड में भी यूज फॉर वैल्यू, जैसे कि इक्विटी शेयर हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो गए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो गया, तो इनमें नेट एसेट मेथड का यूज किया जाता है। इक्विटी शेयर की बात करते हैं। इक्विटी शेयर मतलब कि जो शेयर इन इक्विटी, जो कि ओनर होते हैं, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वही इक्विटी शेयर होता है ना कंपनी का एसेट। ओनरशिप इज इन रिस्पेक्टेड ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी, जिसे हम इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेयर देयर विल मीन वैल्यू ऑफ नेट एसेट बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब जो नेट इक्विटी शेयर तो हमें पता चला, लेकिन एज्यूम लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन के टाइम पे सपोज वैल्यू अंडर द नेट एसेट मेथड इज वर्क आउट इफ कंपनी इज बीइंग लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेशन में हो रही है, द लिक्विडेटिंग कंपनी हैज़ टू फॉलो सर्टेन रूल लेट डाउन इन द कंपनी, जो कंपनी एक्ट के द्वारा जो भी रूल्स रहेंगे उसके थ्रू ही करेगी। रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ एसेट, पेमेंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई और रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया। ऑन लिक्विडेशन द एसेट ऑफ कंपनी आर सोल्ड और रियलाइज, या तो इसे बेच दी जाएगी या फिर रियलाइज कर दी जाएगी। देन एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर पेड, इसलिए जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होगी, बाहर की लाइबिलिटीज़ होगी, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो सब पे करना होगा ना, क्योंकि अगर लाइबिलिटीज़ को पेड नहीं किया तो फिर वो लोग के बवाल करेंगे। देयर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रिटर्न करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, राइट। द प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम एट प्रीमियम, या फिर उसको रिडीम कर दिया जाएगा। इफ टर्म ऑफ देयर इशू सो प्रोवाइड, अगर
वो इशू नहीं करता तो ठीक है, अगर इशू कर रहा है तो उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसका कैपिटल जो रहेगा। बैलेंस रिमेनिंग एट दिस स्टेज इज कॉल्ड सरप्लस ऑन लिक्विडेशन, लेकिन बाद में जो बचा कुचा रहता है उसे सरप्लस ऑन लिक्विडेशन बोलते हैं। इफ द प्रेफरेंस शेयर आर पार्टिसिपेटिंग, अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करता है प्रेफरेंस शेयर, द सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनटू द रेशियो ऑफ देयर पेड अप कैपिटल। इफ द प्रेफरेंस शेयर आर नॉन पार्टिसिपेटिंग, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग है, सरप्लस बिलोंग द इक्विटी शेयर होल्डर अलोन। द स्टेप इन्वॉल्व वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर दिस मैटर एज्यूम दैट the company is being liquidation in accordance with the legal procedure described above। मतलब जो प्रोसेस होते हैं अभी जो मैंने बताया कि इसको देगी उसको देगी, ये सब प्रोसेस ही तो हैं। तो नेट एसेट मेथड इसमें यूज किया जाता है और ये लिक्विडेशन के टाइम पे। अब गाइस जिस बच्चे को ये डाउट है कि लिक्विडेशन क्या होता है, राइट, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको पता है लिक्विडेशन क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ये बता दीजिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, प्लीज़ मीनिंग देख लीजिए उधर। ठीक है, कंपटीशन, कंप्यूटेशन में ऐड अप ऑल एसेट। अभी यहाँ पे जितने भी एसेट होंगे बैलेंस शीट में नॉर्मली जो भी रिवैल्यूड होता है ना, ऑन द मार्केट प्राइस के थ्रू, रियलाइजेबल वैल्यू के थ्रू कि इतने वैल्यू में इतना होगा, तो जो भी एसेट वगैरह रहेगा उनको देखा जाएगा। इवन नॉन ट्रेडिंग एसेट, अब इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीज़, जब कंपनी क्लोज ही हो रही है तो सारी चीज़ों को तो देखना पड़ेगा ना। गुडविल में हैव टू बी वैल्यूड, अब यहाँ पे गुडविल को भी वैल्यूड किया जाएगा। मेथड, ये जो एनी ऑफ द मेथड, कोई भी मेथड हो, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी एडेड टू अराइव ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल एसेट। सारे एसेट को देखना पड़ेगा बिलोंग टू द कंपनी, कंपनी से जो भी एसेट बिलोंग रहेंगे। और ध्यान दिया जाएगा फिक्टिशियस एसेट में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, डेबिट साइड का बैलेंस, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो गया, नॉट रिटर्न ऑफ आर नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अकाउंट में जिसको नहीं लिया जाता, उसमें से डिडक्ट करना होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को। अब लाइबिलिटीज़ में जैसे कि डिबेंचर हो गए, बैंक लोन हो गए, क्रेडिटर हो गए। अब कंपनी क्लोज हो रही तो भाई लाइबिलिटीज़ को भी तो माइनस करना होगा ना, जिसका लेना देना चुकता करना होगा ना, सारे एसेट को बेच के लाइबिलिटीज़ को तो देनी होगी ना, तो जिनका जिनका पैसा है उनको वापस करना है, तो वो सब लेस कर दिया जाता है। और कंटीजेंट लाइबिलिटी जो रहती है उसको भी पे कर दिया जाता है। जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी में जैसे अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब नेट एसेट जो होता है ना, एसेट से लेस कर देना जो भी लाइबिलिटी है, तो जो बचता है उसे हम नेट एसेट बोल देते हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस जो होता है उसे हम वैल्यू ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। डिडक्ट कर देना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो भी रहेगा उसको भी लेस कर देना होता है। देन उसके बाद डिडक्ट कर देना पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी इनकम रहेगा वो डिवाइड कर देना इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, जो कि बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। सम इक्विटी शेयर, जैसे कि ये इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इनका नंबर ऑफ शेयर भी रहता है ना, इन केस डिफरेंट इक्विटी शेयर में हैव डिफरेंट पेड ऑफ वैल्यू, हर एक को अलग अलग पेड ऑफ वैल्यू में दिया है। सम इक्विटी शेयर मे बी ₹10 पेड अप and other may be ₹5 paid up. In such case the equity shareholder fund is divided, explain the, जैसे कि assume करना कि notional call to make partly paid share fully paid, now all share have equal paid up value, add notional call amount to equity share fund, divide करना equity shareholder fund by the total number of equity share to arrive at the value of per equity share जो कि fully paid है। डिडक्ट कर देना नॉशनल कॉल अमाउंट, एज्यूम करना कि फर्स्ट स्टेप जो भी है वैल्यू पर इन सेकेंड स्टेप, और फिर इस तरीके से पार्टली पेड करना। एक्सचेंज रेशो भी होता है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज अमलगमेटिंग कंपनी। देखो अमलगमेशन जब हमने पहले सीखा था बीकॉम में, वहाँ पे हेल्प टू डिसाइड शेयर एक्सचेंज रेशो बिटवीन द कंपनी। एक्सचेंज जो रेशो होता है वहाँ पे भी हमने देखा था, जब आपने अमलगमेशन किया रहेगा तो वहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि कैसे किया था। अब यहाँ पे स्टेप इन नेट एसेट मेथड, अब यहाँ पे नेट एसेट मेथड की बात की जा रही है। तो कैसे नेट एसेट मेथड है, तो यहाँ पे पहले टेंजिबल जो भी रियल ग्रोस एसेट होगा उसको लेना है, उसमें से लाइबिलिटी माइनस करनी है, तो आपको नेट एसेट मिलेगा, बिजनेस का नेट एसेट। देन उसके बाद आपको प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल,
प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन में अगर आप दे रहे हैं, या फिर सब जैसे कि आप क्लोज करें कंपनी, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो सपोज आपके जितने भी एसेट हैं पहले आप उसको लेंगे, देन उस एसेट को बेच के आप जितने भी पैसे आएंगे उससे आप लाइबिलिटीज जो भी है, क्रेडिटर हो गए, अलग अलग लोग हैं, इन सबको लेस कर देंगे, है राइट। इनको पैसा देंगे तो जो भी अमाउंट बचा उसे नेट एसेट बोलेंगे। देन उसमें से प्रेफरेंस शेयर हो कैपिटल को दे दिया, तो अब लेस कर दिया तो अब आपको सरप्लस ऑन लिक्विडेशन आ गया। अब उसमें से भी लेस कर रहे हैं आप, जो भी जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका पैसा भी वापस कर दिया। तो अब जो बचा आपका अमाउंट उसे हम नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा कंसेप्ट। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये लोग कौन होते हैं? तो ये सरप्लस अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन, दे आर वैल्यू देयर पेड ऑफ वैल्यू प्लस डिविडेंड ड्यू, and if any, however, if the amount of net asset available after paying off external liability is not enough to repay the preference share capital in full, the paid off value is to be adjusted shown below। मतलब कि जैसे कि सपोज जो अमाउंट हमने निकाला लास्ट का, जिसमें सरप्लस ऑन लिक्विडेशन था ना, तो देखो यहाँ पे मैंने निकाला कि जो पार्टिसिपेट है उनको अमाउंट देना, लेकिन सपोज कि कभी कभी अमाउंट कम है तो उस टाइम पे इनफ नहीं होता, तब एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। पेड अप वैल्यू जो रहती है एडजस्ट करनी होती है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अब पार्टिसिपेटिंग मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल टू पार्टिसिपेट अलोंग विद इक्विटी शेयर इन द सरप्लस अराइजिंग ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब कि ये लोग जब लिक्विडेशन होता है तो कंपनी में, तो ये लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट होते हैं, सरप्लस अराइज होगा तब भी पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। सरप्लस अराइजिंग आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, सरप्लस कब अराइज होगा? जब रियलाइजेशन एसेट होगा तब। अब एक और मेथड है नेट एसेट मेथड की, तो बात कर ली, बहुत सारी चीजें देख ली हमने, बहुत ईजी भी था। अब यील्ड मेथड की बात करते हैं। यील्ड मेथड क्या होता है? तो इक्विटी शेयर में बी परचेस इन स्मॉल फॉर अर्निंग डिविडेंड, जो यील्ड मेथड होता है वो परचेस किया जाता है अर्निंग मेथड में, या फिर सच अ स्मॉल इनटू द ऑफ इक्विटी शेयर वैल्यूड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा बुक में, मैं दूसरी बुक से आपको बता रही हूँ बिकॉज कि यहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ नज़र आ रही है, प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, जो चीज़ चाहिए थी वो दिख नहीं रही है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, मैं अभी बुक ओपन करके आपको बता देती हूँ। तो यील्ड मेथड में जो है इट इज रेफर्ड मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। यील्ड मेथड को मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। मतलब कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द कंपनी गोइंग कंसर्न, इसको एजम्पशन के थ्रू ही इसको रखा जाता है। ये इट विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल इसका एक्टिविटी ऐसा चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसलिए जो वैल्यू ऑफ शेयर रहेगा वो बेस में रहता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, कितना अमाउंट है विल बी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर डिविडेंड, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड अवेलेबल है इसके ऊपर रहता है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है यील्ड वैल्यू। तो यील्ड वैल्यू क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि यील्ड है क्या एक्चुअली में। देन उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि यील्ड के बारे में तो जान लिया, और यील्ड के कुछ प्रोसेस भी होते हैं वो मैं बताऊंगी। पहले ये देख लेते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस। एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस में बी यूज वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल लॉट्स ऑफ इक्विटी शेयर or preference share, hence it is not useful for valuation of amalgamation. However, the dividend yield can be used to compute normal rate of return। जो dividend yield होता है, जो yield मतलब कि वही जो इनकम हम देने वाले हैं है ना इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वो यूज किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। अब इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो यील्ड मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है जैसे कि जो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उसको जब रिटर्न मिलता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो यील्ड का मतलब क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ 10% डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर ऑफ ₹100, अगर 10% का डिविडेंड पेड किया गया है कितने रुपए में? 100 रुपए के शेयर में, ठीक है।
हुज मार्केट वैल्यू जिसकी थी 125, तो इल्ड कितना होगा, तो इल्ड इज 10 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, तो 8% आएगा। मतलब कि इल्ड कितना हुआ, उस बंदे जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है उसको रिटर्न में कितना आएगा, 8%। Thus, if we know the yield 8%, the paid off value of share 100 and dividend rupees 10 और 10%, we can find out the value of share, मतलब कि मार्केट प्राइस जो है वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर जो कि मार्केट प्राइस है वो कैसे निकालेंगे, तो डिविडेंड जो भी परसेंट रहेगा वो डिवाइड करना है यील्ड, मल्टीप्लाई करना है पेड ऑफ वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे 10% मेरा डिविडेंड था और 8% मेरा क्या था, यील्ड था, और मल्टीप्लाई करना है 100, तो 125 आ गया, ठीक है, माइनस रुपीज़ 125 कर देना है। तो इस तरीके से मतलब अमाउंट मुझे आएगा। अब स्मॉल इन्वेस्टर जो होते हैं आर मोर कंसर्न विथ क्विक गेन, बहुत सारे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें जल्दी से रिटर्न मिल जाए उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। हेंस प्राइस दे आर रेडी टू पे फॉर शेयर विल डिपेंड अपॉन डिविडेंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम परचेस ऑफ शेयर। की मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि मैं शेयर खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी इन्वेस्टर हूँ, स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, जो कि मुझे क्विकली गेन लेना, मतलब कि जल्दी से रिटर्न लेना पसंद है। तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इस मेथड का यूज करती हूँ, ठीक है। एंड इन दिस मेथड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम शेयर इज कंपेयर, कि इतने शेयर में इतना मिलेगा, तो कंपेयर कर दिया जाता है कि रेट ऑफ डिविडेंड मेरा इतना होगा, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। इफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर मोर देन नॉर्मल डिविडेंड, अगर मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ डिविडेंड वो मुझसे नॉर्मल डिविडेंड से ज़्यादा है, तो मतलब कि परचेसर विल बी पेड टू पे हायर प्राइस, इसलिए परचेसर को ज़्यादा प्राइस देना पड़ जाएगा। द वैल्यू ऑफ शेयर अंडर दिस यील्ड मेथड एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस इस कंप्यूट, उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड करिए नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, मल्टीप्लाई करिए पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। या फिर आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि डिविडेंड जो रहेगा वो डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, मल्टीप्लाई करिए 100 से। और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है कि पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 10% है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। और जो इन्वेस्टर है वो रेडी है पे करने के लिए 100 रुपये, वो 100 रुपये पे करने के लिए रेडी है। सो as to in earn 10 per share, rupees 10 per share at the normal rate of dividend है। If expected rate of dividend is 50%, the investor will ready to pay 150 rupees, और इसलिए कैसे बनेगा, 15 डिवाइड 10 इंटू 100, तो इस तरीके से 150 आ गया, ठीक है। इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 8% है तो कैसे बनेगा, तो इन्वेस्टर कितना पे करेगा, तो 80 रुपये पे करेगा, मतलब 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 8 डिवाइड 10 इंटू 100। अब इस तरीके से डिविडेंड में निकाला जाता है कि ये इतना पे करेगा, इसको इतना रुपए भरना चाहिए, इसको इतना रुपए पे करना चाहिए, इसको इतना रिटर्न मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। कैसे कंप्यूट करते हैं, इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर द यील्ड मेथड एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग, मतलब कि जब मेरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा, देखो वैल्यूएशन शेयर कब होगा, जब अमलगमेशन, मर्जर, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं तब होता है, ठीक है। लेकिन जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगा तो यील्ड मेथड के थ्रू होगा। यील्ड मेथड में यील्ड का मतलब क्या, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मुझे कितना रिटर्न आएगा, वो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, तो उसको इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। इस मेथड में एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेस में ही ये किया जाता है यील्ड मेथड। और एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेस क्या होता है कि इस बंदे को इतना रेट मिलेगा, तो इसको कितने रुपए भरना चाहिए, है ना, कितना पे करना चाहिए, तो इस तरीके से पता किया जाता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, बस इतना ही है। पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड में क्या रहेगा कि एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड में बी एसेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पास्ट डिविडेंड, एवरेज ऑफ पास्ट डिविडेंड, मतलब कि पास्ट का कितना डिविडेंड है वो, या फिर इंटरेस्ट एस्टिमेटेड फ्यूचर डिविडेंड की फ्यूचर में कितना होने वाला है वो, इन दोनों के बेस में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड लिया जाता है।
एवरेज ऑफ पास्ट डिविडेंड, एवरेज ऑफ पास्ट डिविडेंड में क्या रहेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी पास्ट फ्यू ईयर, पास्ट के कुछ सालों में पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि इतना रेट ऑफ डिविडेंड होगा, तो कंपनी फिर उतना ही रिसीव करेगी फ्यूचर में, ठीक है। तो डिविडेंड इन ईयर 1 प्लस डिविडेंड इन ईयर 2 प्लस डिविडेंड इन ईयर 3 एक्सेट्रा, ऐसे चलता जाएगा। डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं, एक्सपेक्ट रेट ऑफ डिविडेंड है ऐसा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने पिछले 3 सालों में कि 12%, 15% और 13.4% होगा। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड उन्होंने बोल दिया कि 13.47 होगा। तो यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, दिस में बी कंसीडर एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा मेथड जो मैंने बोला कि यील्ड मेथड को यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए एक दूसरा भी मेथड होता है, वो है एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिविडेंड। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड में बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं हम, नेट प्रॉफिट जो भी अवेलेबल है, सच अ नेट डिविजिबल प्रॉफिट आर ऑल्सो सेंट फ्रॉम द एवरेज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, जो एफएमपी होता है ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसमें। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन ऐसे किया गया है, ये जो वर्कशीट दिख रही है ना, यहाँ पे बताऊंगी मैं डायरेक्ट यही बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसमें ऐड करना है नॉन ट्रेडिंग इनकम, देन लेस कर देना है प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी रिजर्व रहेंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इनके अकाउंट में। एक्सपेक्टेड ट्रांसफर टू फंड, जो भी रहेगा प्रेफरेंस डिविडेंड का, वो सब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देन इनको ऐड करके देन यहाँ पे माइनस करना है आपको, तो आपको फिर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से फ्यूचर डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के लिए क्या चाहिए, तो इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड और डिवाइड कर देना है पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई 100, तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। अब एक और आता है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो है, देखो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की बात मैंने पहले की थी यहाँ पे कि यील्ड मेथड में आपको नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड करना होता है, ठीक है। एक हमने जाना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की कैसे हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे हम कंप्यूट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ जो कि है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जहाँ पे इन्वेस्टर परचेसिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि इन्वेस्टर होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर परचेस कर लेता है। एक्सपेक्ट टू रिसीव डिविडेंड एटलीस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट, मतलब कि बैंक में जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसके हिसाब से शायद मिल जाएगा उसको, तो इसलिए वो परचेस कर लेता है। और से 10% विच एन इन्वेस्टमेंट विथ नो रिस्क, और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, 10% है। सो दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया कि मुझे इतना मिनिमम मिलेगा। However, an investor in share expected a higher rate of dividend to cover following risks. कुछ following risks होते हैं उनको कवर करना, जैसे restriction on transfer of share। यहाँ पे क्या रहेगा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर शेयर पब्लिक कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है हायर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। लेकिन इफ सच अ केस एक्स्ट्रा रेट है, जैसे कि इससे 2% हो गया, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 10% उसने किया था, राइट। 10% उसने मिनिमम सोचा था और 2% वो एक्स्ट्रा सोच रहा है, तो टोटल नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 12% हो गया। इसे हम रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर बोलते हैं। देन पार्टली पेड शेयर भी रहता है, जिसमें इन्वेस्टर में बी कॉल्ड टू पे बैलेंस अमाउंट ऑन द पार्टली पेड शेयर इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में उसको पार्टली मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, ऐसा वो सोचता है। तो वो सोचता है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है, उसको जो मिलने वाला है, जो पैसा मिलेगा उसको, वो 1% के हिसाब से, ऐसा वो सोचता है। तो 12% तो यहाँ पे उसका रेस्ट्रिक्शन था, ट्रांसफर होगा शेयर, और 1% वो ऐड कर देता है पार्टली पेड, तो टोटल 13% हो गया इस तरीके से। देन फाइनेंशियल पॉलिसीज में भी फॉलो किया जाता है कि कंपनी रिगार्डिंग पेमेंट डिविडेंड, जब कंपनी पे डिविडेंड पे करती है तो उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व भी करना होता है, नेट एसेट बैकिंग टू शेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ध्यान में दी जाती है।
around our sound investor feel confident about future of the company may accept lower normal rate of dividend. On the other hand, financial policy company are not conserve investor may expect higher rate. 3% से लेके ये सब कवर किया जाता है, ठीक है। तो 13% जो पहले था और इसमें 3% और ऐड कर दिया फाइनेंशियल पॉलिसीज के हिसाब से, तो 16% हो गया। तो दिस रेट विल बी कंप्यूट विद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, कंप्यूट जो किया जाता है इस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की भी बात कर लेते हैं। अभी तक तो इक्विटी शेयर की बात की, तो प्रेफरेंस शेयर में भी इल्ड मेथड यूज किया जाता है। इल्ड मतलब कि प्रेफरेंस शेयर ने भी अगर इन्वेस्ट किया है कंपनी में तो उसको रिटर्न में देना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, मल्टीप्लाई करना है 100, ठीक है। केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज जनरली लोअर देन दैट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर। दिस इज बिकॉज प्रेफरेंस शेयर हैव priority in the respect of capital dividend. However, if preference share dividend are arrear, if the net asset are considered inadequate, अगर net asset consider किया जाता है कि बहुत है, भरपूर है, मतलब भरपूर नहीं है ना, तो इन्वेस्टर वुड एक्सपेक्ट हायर नॉर्मल रेट। तो इस तरीके से रहता है कि इन्वेस्टर को तो बाबा जितना है उसको उतना तो देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मेथड इन्वेस्टर का जो अमाउंट है वो उसको देना पड़ेगा, देन उसमें वेल्थ टैक्स वगैरह भी लगा देना पड़ता है। तो ये मेथड का तो रूल ही है। और तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड एटलीस्ट 8% तो उसका है ही, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर इफ नेट एसेट आर कंसिडर इनएडुकेट। अगर प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो इनएडुकेट है, मतलब पूरी तरीके से नहीं है, तो फिर वो इन अरियर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस, अर्निंग कैपेसिटी मेथड कि अर्निंग कैपेसिटी मेथड क्या है। तो मीनिंग उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिविडेंड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर is based on distribution of profit by way of dividend in short run. शॉर्ट रन के इसमें रहता है इन्वेस्टर परचेसिंग लार्ज नंबर ऑफ शेयर। सपोज इन्वेस्टर परचेस कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ शेयर, तो मेजॉरिटी शेयर और परचेसिंग ऑफ शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट concerned with the current amount of dividend, ठीक है। Such a investor is more interested in the distribution earning rather than distribution earning, ठीक है। He is interested in the earning capacity company. In long run, all earning are bound to be distributed by way of dividend या फिर बोनस के द्वारा दिया जाता है। मतलब जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टू रिजर्व टुडे, आज रिजर्व करके रखा हुआ है, और इसका एक्सपांशन ऑफ द कंपनी का एक्सपांशन हो, लार्ज अमाउंट पे प्रॉफिट हो, हायर डिविडेंड फ्यूचर में आपको मिलेगा, ऐसा बोल दिया जाता है। सच ए इन्वेस्टर विल पुट हायर वैल्यू, इसलिए जो कुछ इन्वेस्टर होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में, बिकॉज कि वो सोचते हैं कि फ्यूचर में उनको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर अर्निंग या फिर ग्रेटर अर्निंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं, ठीक है। कंपटीशन इस ग्रेटर अर्निंग कैपेसिटी कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस इन्वेस्टर कंपेयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग विथ नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। सपोज नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग अगर 10% है तो एक्सपेक्टेड भी 10 ही होगा। इन्वेस्टर विल बी प्रिपेयर परचेस ऑफ शेयर पार या फेस वैल्यू में किया जाता है। एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है 15% रहेगी। इन्वेस्टर नॉट माइंड पेइंग हायर प्राइस फॉर शेयर। 150 है रुपीज़, जैसे कि शेयर ऑफ 100 रुपीज़ का 150, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑफ रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला है डिवाइड करना नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। देन एक और चीज़ है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर में कंपटीशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग और कंपटीशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग होता है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड अर्निंग तभी होगी, देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, कि फ्यूचर में मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड से हम डिवाइड करके फिर इतना होगा, ये फ्यूचर में मिलने वाला है, इसे हम एक्सपेक्टेड अर्निंग बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट मीन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही जिसे हम बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो वही चीज़ रहती है। देन आते हैं कैलकुलेट एक्सपेक्टेड अर्निंग के लिए क्या रहेगा कि एफएमपी, उसमें नॉन ट्रेडिंग इनकम ऐड करना है, लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपको एक्सपेक्टेड अर्निंग मिल जाएगा।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग रहता है, उसमें डिवाइड करना है आपको पेड अप कैपिटल इंटू 100 करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग मिलेगा। देन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो रहता है वो सेम नॉर्मल रेट के थ्रू ही रहता है। नॉर्मल रेट जैसे मैंने पहले बताया आपको वैसे ही रहता है, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको कंप्यूट करने के लिए कंपनी में इल्ड मेथड के थ्रू द्वारा ही इसको भी ऐसे किया जाता है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अर्निंग के लिए एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइड करना नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100 तो आपको मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ एच इक्विटी शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अर्निंग डिवाइड करना पेड अप